हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग क्यूज का आयोजन शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? कल का यानी गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किए थे? तो कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्त? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किए थे? तो 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, उसी दौरान वहां पर किसका? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है? आइए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए बहुत सुंदर लाजवाब टॉपिक के साथ फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये घटना चक्र के सारा क्वेश्चन है, घटना चक्र के बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। वह क्या है? द्रव्यमान है। कहने का मतलब है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब दोस्त P बराबर m भी होता है ना भाई, तो द्रव्यमान P बराबर m भी, तो P क्या हो गया? संवेग हो गया, और संवेग बटा में वेग, तो इधर द्रव्यमान बच गया, तो वही द्रव्यमान हो गया। बल गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके चाल, उसके गति और उसके दिशा में, अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी तो 6। कितना होगा? 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि ऊर्जा न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात सर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि एनर्जी को हम, यानी ऊर्जा को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं, यानी बर्बाद कर सकते हैं। उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर यानी परिवर्तित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? आइए, कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में जो ऊर्जा होती है ना, केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। कह रहा है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह होता है गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक, न्यूटन के गति के नियम को कहा जाता है, कौन नियम को? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम, या इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? कौन जड़त्व? स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व यानी एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, या बस, ट्रेन या बस में बैठे हैं आप भाई साहब, आप बैठे हैं, जब भी बसवा चलेगा ना आगे की ओर तो आप पीछे की ओर जाइएगा, तो यह स्थिर जड़त्व के कारण होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, हम लोग बैठे रहते हैं, अब बसवा के जो ड्राइवर होता है ना, ब्रेकिया लेता है ना, तो हम लोग आगे की ओर जाते हैं, तो ये गति जड़त्व के चलते, गति जड़त्व के चलते। या पीछे बाइक पर बैठे हैं, आगे मौसा चला रहे हैं, अब मौसा चला रहे, मौसा लिए ब्रेक, ऑटोमेटिकली हम लोग आगे जाकर टकरा गए, नहीं तो क्या होगा? ये क्या होगा? गति जड़त्व। यहाँ पर क्या होगा? गति जड़त्व के कारण हम लोग क्या कहिए कि पीछे से आगे गए, नहीं कोई दिक्कत। आइए, अगर वही में ज्यादा धसरा धसरी हुआ तो अपना नीचे, प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नहीं छुटकी, प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। कह कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है।
कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है, उस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, अपने को गति में ला सकता है? नहीं। सीटी बजाने से गति में अपने को ला सकता है? नहीं। अच्छा, सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है? सही बात है कि ला सकता है, काहे कि सीटी बजाएगा ना, ऐसे हल्का सा तो उसमें झोंक मारेगा ना। सीटी बजाने के लिए हम लोग जान लगाते हैं, आज जिस सतह पर खड़ा है तो बिल्कुल चिकना है, यानी घर्षणहीन कहने का मतलब है एकदम स्मूथ, एकदम चिकना। तो वहां पर जरा सा भी फोर्स लगेगा तो तुरंत पैर में फिसल जाएगा, पैर फिसल जाएगा। नहीं करे कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो वह इसका संवेग इंच परिवर्तित नहीं हो सकता है। सही कारण है, सही बात है। यानी अगर किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होगा, कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा, तो इसका संवेग इंच परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, यानी ये सही बात है। यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण ना, घर्षण का प्रकार के दोस्त देखिए दोस्त, पहले तो घर्षण बल किसे कहते हैं? वह बल जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। वह बल जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, उसे घर्षण बल कहते हैं। नहीं। अच्छा, घर्षण बल सर मेनली रूप से दो प्रकार के, कौन सा सर? तो गतिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। गतिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। गति के कारण जो उसमें उत्पन्न हुआ घर्षण उसी को गतिज घर्षण, और स्थितिज घर्षण सर तो जो वस्तु के स्थिति के चलते जो घर्षण उत्पन्न हुआ उसे स्थितिज घर्षण कहते हैं। तो गतिज घर्षण और स्थितिज घर्षण में कौन घर्षण बड़ होता है? गतिज घर्षण। कौन सा? गतिज घर्षण। सही है कि गलती है? स्थितिज घर्षण। कहा है कि उसमें बहुत बड़ा सर, कहने का मतलब है कि देखिए इधर ये बुक मेरे हाथ पर है ना, यानी खूब घर्षण लगाकर इसको जकड़ के रखा है, और यही हम इस पर फोर्स लगा दिए, यानी घर्षण कम कर दिए तब तो ये चलने लगा। मामला नहीं समझ में आया? तो इसीलिए गतिज घर्षण होता है ना दोस्त, वह छोटा होता है स्थितिज घर्षण से। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्त। ठीक है। अब देखिए गतिज घर्षण का प्रकार के सर, तो गतिज घर्षण होता है, ये सर्पी घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण होता है, सर्पी होता है, लोटनिक होता है। ठीक है। ये सब गतिज घर्षण के प्रकार है। ठीक है। यानी सर्पी मतलब सर जो लुढ़क कर, सर्पी घर्षण एक होता है रोलिंग घर्षण, एक होता है स्लाइडिंग घर्षण। स्लाइडिंग घर्षण कहने का मतलब जो फिसल कर चलता है। ठीक है। और रोलिंग घर्षण माने लुढ़क कर जो चलता है। ठीक है, लुढ़क कर। अब बताइए सर, रोलिंग और स्लाइडिंग घर्षण में कौन घर्षण बड़ा होता है? स्लाइडिंग घर्षण बड़ा होता है। काहे सर? काहे कि देखिए स्लाइडिंग एकदम सतह पर चपक के चलेगा, सांप चलता है शहर के एकदम सट के, और वह जोंक के बात किया जाए, गौवा देहता में जोंक नहरिया वाला याद आया करावा में, तो ऐसे चलेगा। समझ रही हो ना? नहीं कतई जहर खतरनाक भाई साहब, ये सब कहां से एग्जाम्पल उठाए हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो लुढ़क कर चले, ये सर जी गौवा में नादवा टेकाते हैं या नालावा वाला टेकाते हैं, ऐसे तो लुढ़का कर ले जाते। काहे सर? कहे कि घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा ना तो बल कम लगाना पड़ेगा ना। मामला आ गया याद है? कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि जो स्थितिज ये लोटनिक घर्षण जो होता है ना, लोटनिक घर्षण, वह रोलिंग को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण को, सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। और सर्पी घर्षण जो होता है ना वह क्या होता है? ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण से क्या होता है ना? काहे कि एगो सतह पर चल रहा है दबा के एकदम, आ एगो चल रहा है ऐसे लुढ़क कर, तो उसमें घर्षण कम। पेपर के क्वेश्चन स्वाहा, तब तक इनियो स्वाहा हो गया भाई साहब। आते हैं कम बैक टू इंडिया। आओ देखो कह रहा है कि भरी हुई काट, यानी भरी हुई
कार्ट यानी गाड़ी को चलाने में उसमें चलायान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। कह रहा है ना कि अगर कोई गाड़ी खड़ी है, भरी हुई गाड़ी है जो खड़ी है, उसको चलने के लिए स्टार्ट में उसको अधिक बल दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, ताकि जब एक बार वस्तु गति में आ जाती है ना तो उस पर कम बल आरोपित करना पड़ता ना। समझ में आ रहा है? एगो ठेला पर सामान लदल है और उसको स्टार्ट में ऐसे धकेलिए तो थोड़ा ज्यादा जान लगाना पड़ेगा, फिर जब ढकने लगेगा तो अपना चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा कम बल पर। मामला समझ में आ रहा है ना सारा? देखिए कह रहा है ना अगला कि दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात, ये तो सर 1/2 mv² पर बनेगा, हाफ mv² पर फॉर्मूला रिलेटेड है। देखिए तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ, इसका कहने का मेरा दोस्त मतलब समझना कि तेल से अंशतः भरा हुआ, पूर्णतः नहीं कह रहा है। अरे तेलवा लादले टैंकरवा जाता है, कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप पर जाने पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम से लदा हुआ या डीजल से लदा हुआ गाड़ी जाता है ना, टैंकरवा, देखे होंगे ना भाई साहब आप लोग, देखिए ना बहन साहब, ठीक। तो जब आप लोग देखी हैं तो कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ, पूर्णतः नहीं, अंशतः भरा हुआ, ठीक, माने कुछ खाली है, कुछ खाली है। तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, एक समान त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। तब कह रहा है कि तेल का मुक्त पृष्ठ, जो तेलवा के ऊपर वाला पृष्ठवा है ना, ऊपर वाला सतह, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सुनिएगा। तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी इस प्रकार से उस पर आनत होगा कि पिछले जो सरफेस होगा ना, यानी पिछला जो सतह होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी पिछला सिरे हईसे मारी लपलपाई, लपलपाता है ना धरवा, ठीक, उसको भोजपुरिया में हम लोग लपलपाना ही कहते हैं। अब हिंदी में मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फ्लो नहीं होता है भाई साहब, ऐसे नहीं मारता है आगे पीछे, तो उसके पीछावा की ओर माने मारेगा, ज्यादा गहराई होगा, ठीक है। खांसी ठीक नहीं हो रहा है, आइए देखिए इधर कह रहा है कि साइकिल और कारों में साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि बॉल बेयरिंग माने जो नहीं बेयरिंगवा का हम लोग प्रयोग करते हैं साइकिलवा में, ठीक है। तो कह रहा है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का यानी संस्पर्श कह रहा है, यानी जो घर्षण होता है ना वह कम हो जाता है। नहीं, पहिया और धुरी के बीच का जो संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए उसका घर्षण भी कम हो जाता है और वह क्या करता है तेजी से चलने लगता है। त्वरण ए बराबर क्या होता है, v - u/t। बहुत बहुत सुंदर। आइए कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन गति, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो वह कौन था, तो ब्रह्मगुप्त था। कौन? ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। कैपिटल जी का मान किसने दिया था, कैवेंडिश। कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ना, कोई दिक्कत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन ने। यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था बच्चे, न्यूटन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वह गुरुत्व में नहीं होता है। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व माने वहां पर अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल रहला नहीं, वहां पर गुरुत्वीय बल, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक
सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। जैसे अंतरिक्ष यान ऐसे ऐसे गोले गोले घूम रहा है, कैसे कैसे गोले गोले, और उसमें से एगो सेब गिरा दिया। क्या गिरा दिया? सेब। तो उस सेबो वैसा ही गोले गोले घूमेगा वही में ना, बाहरी है, बाहर गिरा दिया था। हाँ माने अंतरिक्ष में घूमेगा वही में, ठीक है, कोई दिक्कत वही में, ठीक है। बची पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली में। यानी पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है बाबू? इटली में, ठीक है। यानी पीसा की झुकी हुई मीनार गिर, अच्छा यहाँ है ना दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती हैं क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है ना। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता जितना है ना उसका 1/4, जितना होता। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है बुचियो, मामला को समझो। करे कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, जैसे वर्तमान जो है ना इसके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए यानी और बढ़ा दिया जाए, तब इस पर गुरुत्वा बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। यानी जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है ना तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। कहने का मतलब है कि लकड़ी कोमा लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को, एगो लोहा के है, लकड़ी है और एगो मोम के बनाया हुआ टुकड़ा है, ठीक है, और समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ऊपर ले जाके 2 तला 3 तला पर छोड़ देलू, तीनों के एक साथ है, ठीक। तो कह रहा है कि जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह कौन होगा? तो सभी एक समान पहुंचेगा, सभी साथ पहुंचेंगे, सभी साथ पहुंचेंगे। क्योंकि देखो समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा सभी एक साथ। कोई दिक्कत है? सभी एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन देखो अगर कहेगा ध्यान से सुनना, अगर कहेगा कि अगर निर्वात में गिराया जाए तब एक साथ पहुंचता है, अगर डेंस मीडियम जैसे रहेगा ना इसमें अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। निर्वात में कहेगा हाँ जिसका वेट ज्यादा होता है वो पहले गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर शो नहीं किया है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आ गया कि नहीं सवाल? कि जैसे हवा कह देगा ना, हवा माने वायु, और वायु मतलब वायुमंडल। निर्वात के बात नहीं सर, अगर निर्वात में कह देता तब सब एक साथ गिरता, लेकिन अगर वायुमंडल में कह दिया जाए जहां पर एयर है ऊपर से, जैसे अभी हम लोग के चारों तरफ भाई साहब, तो यहाँ पर जो हेवी होगा ना, जो भारी होगा वस्तु वो पहले आएगा। मामला समझ रहे हैं ना? W बराबर mg, उस पर खींच लीजिए लेके, जी का मान 9.8 रखिए। 2 गेंदे A तथा B क्रमशः 10 kg और 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदे A और B एक साथ पहुंचेंगी। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि 2 गेंदे A तथा B 10 kg के है तथा 1 kg के है। A 10 kg के, B बॉल है 1 kg के, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदे A और B एक साथ पहुंचेंगे। यहाँ हवा में नहीं नाम लिया, और जहां हवा में नाम लेगा तो अब भी भारी वस्तु पहले गिरेगी और हल्का बाद में, और जहां पर हवा नाम नहीं ले रहा है यानी समझ जाना कि मरना क्या है भाई साहब, तो एक साथ। क्या मरना है? एक साथ। बहुत बहुत बढ़िया। कह कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, ठीक। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। सही बात है कि गलत?
चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो पृथ्वी पर है नहीं गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पर नहीं है, तो ये तो गलत है। यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है। कहने का मतलब चंद्रमा पर मानव का वजन जो होता है पृथ्वी पर मानव के वजन का 1/6 होता है। और दूसरा वाला गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर सबसे अधिक कहाँ है सबसे अधिक होता है? क्या बताएगा? किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, कहाँ है? जी के मान हाँ, बहुत सुंदर। कहें कि जी का मान अधिक होता है, यानी W बराबर mg सर, और जी का मान ध्रुव पर अधिक। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, जी का मान केंद्र पर 0, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, अधिकतम पूछ देना तो ध्रुव पर। तो W बराबर mg होता है, मास तो फिक्स है, और जी का मान रख देंगे, जी का मान रख से W बराबर mg, यानी m से g में मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं? तो ध्रुव पर मेरा भार क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। यानी भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन ने। ठीक ना? यानी डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने। ठीक, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं तो मध्य पाषाण काल से। अगर कह देगा भाई साहब कि पशुपालन, यानी पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, हाँ, पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थल का नाम क्या है? तो आदमगढ़ है। कौन गढ़? आदमगढ़। ठीक है, यानी आदमगढ़ से मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जिक्र, यानी पशुपालन का उल्लेख या देखने को मिला है। ठीक, अब कह रहा है कि चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदाहा एवं सराय नहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? तो महदाहा और सराय नहरराय से। महदाहा और सराय नाहरराय से महदाहा और नाहरराय से हड्डी के प्रमाण मिला है। हड्डी के प्रमाण मिला है। आप लोग को बात समझ में आ गई ना मेरी जो कहना चाहता हूँ? ठीक, हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण, आभूषण माने सोना, गहना होना, ऑर्नामेंट्स इसको बोलते हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ठीक, कहाँ से सर? तो सराय नाहरराय और महदाहा से। सराय नाहरराय और महदाहा से। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण सराय नाहरराय और महदाहा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। यानी एक ही कब्र से, क्या बोले? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? तो दमदमा से। दम ना, ठीक, यानी एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं दमदमा से। अच्छा जी, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में बाबू खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मिली थी। ठीक, अच्छा, नवपाषाण काल देखकर क्या ख्याल आया? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। कोई दिक्कत है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा नदी के घाटी से। यानी भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा नदी के घाटी से। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से ही जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है, और नर्मदा घाटी से ही क्या प्राप्त हुआ है? मानव के कंकाल या अवशेष, जीवाश्म। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन अनाज का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जौ का। किसका? जौ का। ठीक है, अच्छा, तब गेहूं का। दूसरा पूछ देगा ना,
दूसरा पूछ देगा तब जो होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुरा देव से, लहुरा देव से, लहुरा देव से, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से भाई साहब? लहुरा देव, लहुरा देव से, ठीक है। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तब बागोर से, बागोर से, ठीक है। देखो औदे, बोरी और बागौर और लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तब बागोर से, कहाँ से? बागोर से। कोई दिक्कत है? कहाँ से? आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। देखिए यहाँ तक थे कह कि पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। यानी किसको हम लोग चालकोलिथिक युग कहा जाता है? यानी कौन से युग को? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। यानी चालकोलिथिक युग कहेगा कि किस युग को कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, चालकोलिथिक युग, ठीक। कह रहा है कि आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा स्थल तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी जितना भी सांस्कृतिक नृत्य वगैरह ये सब चीज तब मेहरगढ़ से, कौन गढ़ से? मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तब देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कह देगा तो लहुरा देव के तत्पश्चात मेहरगढ़ से भी, यानी लहुरा देव के तत्पश्चात मेहरगढ़ से भी, ठीक है। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था तो HD शंकालिया ने, HD शंकालिया ने, क्या सर? तो नौदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? तो HD शंकालिया ने, HD शंकालिया ने। नौदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। यानी बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला नहीं। देखो राख का टीला बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहरा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्थल था जो नौपाषाणिक स्थल से संबंधित था? तो संगनकल्लू। कौन? संगनकल्लू नौपाषाणिक स्थल है। पूछ देगा कि संगनकल्लू क्या है? तो नौपाषाणिक स्थल है। कह रहे कि भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, यानी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका क्या है बाबू? प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से, भीम यानी भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कह देंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो कौन है वह? भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है तो अब्दुल्लागंज, रायसेन यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश। अच्छा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कह रहे कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा उसका नाम क्या है? तो VS वांकणकर, VS वांकणकर, ठीक। कह रहे कि गौरिक मृदभांड पात्र, मृदभांड कहा जाता था, मिट्टी से बने बर्तन को मृदभांड कहा जाता था। मामला समझ में आ गया ना? तो गौरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे ना, मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण। पेपर के सब क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसा मत सोचिएगा ये सब घटना चक्र के क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन है।
कह रहा है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते थे? दफनाते थे। अभी किधर से किधर दफनाते हैं? उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर। और उत्तर की ओर सिर क्यों सर? कहा कि जो भी तुम्हारा यादाश्त होगा ना वो खींच लेगा। यानी चुंबकीय अक्ष आप लोग पढ़े होंगे ना, उत्तरी से दक्षिणी, तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में जाता है। कहने का मतलब है कि चुंबकत्व का गुण, इसीलिए आदमी कहता है कि उत्तर की ओर मुड़ी करके नहीं सोना चाहिए, ना तो तुम्हारा दिमाग कमजोर होगा। इस सब का प्रकार है, आगे बताएंगे कभी वीडियो में, बने रहिए। एक दिन सब अब आगे। हाँ, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही तो हो गया, ठीक है। अच्छा जी, देखिए कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला के लिए। टेराकोटा कला के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई ईंट को किस नाम से जाना जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। पूछ देगा कि गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखनिया। कौन है? लेखनिया। यानी विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कौन है? लेखहिया। लेखहिया। कौन है? लेखहिया। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। याद रखना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछ लेगा तो कहाँ है? भोपाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। महानिदेशक कह देगा तो जॉन मार्शल। अब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। नहीं कोई दिक्कत है। आइए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थ यानी मानव समाज जो है ना बच्चे, विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंधित है तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? मोरा हद हो गई तो हद से दयानंद सरस्वती। दयाराम साहनी। यानी रुक जाओ, हद यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। 21 में दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगर कह दी कि मोरा यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। राखलदास बनर्जी। राखलदास। ठीक है, कोई दिक्कत है? हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता इसी संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा, यानी कौन सा स्रोत ऐसा है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भी पुराना था? तो मृदभांड। कौन? मृदभांड। बहुत शुक्रिया, हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को भाई साहब। ठीक। कर्क प्राप्त होता है तो क्वेरकस सुबर यानी ओक नामक पेड़ से। कर्क जो है ना ओक नामक पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक। अब पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी है। एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणी गंध, लहसुन में आप प्याज में जो गंध आता है ना, यह किसके कम उपस्थिति के कारण होता है? सल्फर के उपस्थिति के कारण। अब वहीं सल्फरवा लगता है ना तो क्या होने लगता है? आंसू निकलने लगता है। अब भूला जाओगी कभी, यानी आंसू, लहसुन और प्याज का जो गंध है ना वह सल्फर की उपस्थिति के कारण यानी अधिकता के कारण होता है। ठीक। कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज क्या निकलता है? तो सल्फेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। उसमें पाया जाता है सल्फर और उसी से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल निकलता है और वहीं हम लोग के आँखिया में भाई साहब लगता है
जिससे कहते हो कि ये भैया पियोजिया काट दूं, हम ना काटवो। समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। कौन सा? पुष्प। कोई नहीं मार पाएगा एग्जाम में इसको, बहुत कम लड़का पुष्प पर ध्यान देगा। ठीक है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछ देगा तो कौन सा है? तो पुष्प है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्साइसिन की उपस्थिति, यानी कैप्साइसिन के कारण मिर्च तीता लगता है। मिर्चाई तीता काहे लगता है? मिर्च जो होता है ना भाई साहब, वो तीता लगता है क्योंकि उसमें कैप्साइसिन पाया जाता है। कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण उसका तीखा लगता है। क्या लगता है? स्वाद तीखा, यानी वह तीता लगता। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म जो है अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है कोशित। वह क्या है? कोशित, यानी कोशित कहने का मतलब है पुपा। क्या है? पुपा, यानी पुपा कहते हैं या प्यूपा कहते हैं। कौन सा? तो रेशम के कीड़ा जो अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबरस पैदा करता है उसको प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? या उसी को हिंदी में कोशित कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशित। बहुत बढ़िया। कह कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है शहतूत की पत्तियां, यानी शहतूत के पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है। ठीक, रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, शहद, लाख तथा मोती, यानी लाख भी किससे प्राप्त होता है? कीट से। शहद तो जानबे करते हैं मध कीट से होता है, रेशम कीट से होता है, लेकिन मोती कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है। गन्ना, घृत कुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है तो घृत कुमारी जो है ना वह औषधीय फसल है। कैसी फसल है? हाँ, अच्छा, एलोवेरा को भाई साहब एलोवेरा को घृत कुमारी कहते हैं। कौन कुमारी? घृत कुमारी। ठीक है, ज्योति कुमारी ना। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। कहने का मतलब है भाई साहब कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है। तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व है। क्या सर औषधीय महत्व है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधा जो है ना ओकरा के औषधि के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ओकरा में फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपस्थिति रहता है। कुनाइन जो मलेरिया के लिए उपचार है वह प्राप्त किया जाता है सिनकोना से, और सिनकोना एक आवृत बीजी पादप होता है। कैसा पादप होता है? आवृत बीजी पादप होता है। मलेरिया ना भाई साहब, मलेरिया रोग से प्रभावी औषधि कुनाइन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना के छाल से। कौन कोना के छाल से? सिनकोना के छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। कौन पादप से? बीजीय पादप से। समुद्री जो घास होता है वह किसका प्रमुख स्रोत होता है? आयोडीन का। आयोडीन के परमाणु संख्या कितना होता है? 53। कितना होता है? 53 ना भवन की 53 भाई साहब 53 होगा। ठीक है, आयोडीन का कितना होता है? 53। ठीक है, आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है ना। आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई। आयोडीन का संकेत आई। समुद्री घास में जो समुद्री घास है वह किसका स्रोत है? आयोडीन का। ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह है क्लोरोक्विन। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। एक कैसी औषधि है? कृत्रिम औषधि है। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कैसी औषधि है? तो एक कृत्रिम औषधि है। ठीक, शहतूत फल है
तो सोरोसिस। शहतूत एक कैसा फल है? तो सोरोसिस फल है। कौन फल है? सोरोसिस। ठीक। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, कपास। कपास जो है फूल से प्राप्त होता है, ना कि तना से। जबकि सन, पटसन, जूट, ठीक है, ये सब प्राप्त होता है तना से। किससे? तना से। लेकिन कपास जो है किससे प्राप्त होता है? फूल से। किससे? फूल से। यानी लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक। बौना गेहूं, बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकल या सोयाबीन में से वह जो मानव धान्य यानी अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, वह टी केल है। वह टी केल है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम यानी मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम पूछ देना कि क्या है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक। देखो, मरुभूमि में पादप अधिकतम होते हैं, तो कौन सा? मांसल पादप। यानी कह देगा ना कि मरुभूमि में कौन से पादप अधिकतर होते हैं, तो मांसल पादप। कौन सा पादप? मांसल पादप। मांसल पादप। ठीक है, मांसल। यानी मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो मांसल। ठीक। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनसे लंबी 20 से 30 फीट मूलतः जड़ें होती हैं। दोस्तों, यहीं पर हम लोग क्यूज को समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग से प्यार दुलार बरसाते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।